ये 8th नंबर चैप्टर क्लास 10th का, ठीक है। क्या नाम है लेसन का? जीव जनन कैसे करते हैं। देखो इस लेसन में पढ़ेंगे कि जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर में पढ़ने से पहले हम ये देखते हैं कि जनन क्या होता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि जनन क्या होता है, ठीक है। जनन, तो जनन को इंग्लिश में बोलते हैं रिप्रोडक्शन। तो जनन क्या होता है? सजीवों द्वारा अपने समान, ठीक है, सजीवों द्वारा अपने समान संतति पैदा करना, ठीक है। संतति यानी बच्चे पैदा करना, इसको हम क्या बोलते हैं? जनन, ठीक है। संतति पैदा करना, इसको हम क्या कहते हैं? जनन, ठीक है। तो जनन किसको बोलेंगे? सजीवों द्वारा अपने समान संतति यानी बच्चे पैदा करना, इसको हम क्या बोलते हैं? जनन बोलते हैं। और कैसे होना चाहिए? सजीवों के जैसे होने चाहिए, ठीक है। तो इसमें अब देखो पढ़ते हैं हम जनन के बारे में। सबसे पहले देखो जीव जनन कैसे करते हैं। जीवों के जनन की क्रियाविधि पर चर्चा करने से पूर्व आइए हम एक मूलभूत प्रश्न करें। अब देखो प्रश्न क्या है? जीव जनन क्यों करते हैं? वास्तव में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन जैसे आवश्यक जैव प्रक्रमों की तुलना में किसी व्यष्टि को जीवित रहने के लिए जनन आवश्यक नहीं है। अब देखो और इसमें क्या लिखा है कि इन जैव प्रक्रमों के लिए जनन आवश्यक नहीं है। देखो ये जैव प्रक्रम अगर नहीं होंगे तो क्या होगा? जैसे पोषण हो गया, श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, अगर ये नहीं होंगे तो क्या होगा? जीव की मृत्यु हो जाएगी। तो जनन, इसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर जनन ना हो तो भी क्या ये जैव प्रक्रम चलते रहेंगे, ठीक है। तो अब देखो जीवित रहने के लिए जरूरी नहीं है, तो फिर भी देखो आगे देखो। दूसरी ओर जीव को संतति उत्पन्न करने के लिए अत्यधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। और दूसरी बात क्या है कि उनको जनन करने में बहुत ज़्यादा ऊर्जा भी व्यय करनी पड़ती है। फिर भी जीव उस प्रक्रम में अपनी ऊर्जा व्यर्थ क्यों करे जो उसके जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं है। अब फिर भी क्या वो इसमें ऊर्जा व्यय करते हैं। तो इनको ये क्यों करते हैं? कक्षा में इस प्रश्न के संभावित उत्तर खोजना अत्यंत रोचक होगा। आगे देखो इस प्रश्न का जो भी उत्तर हो, परंतु यह स्पष्ट है कि हमें विभिन्न जीव इसलिए दृष्टिगोचर होते हैं क्योंकि वे जनन करते हैं। अब हमारे आसपास में जो भी हमें दिखाई देते हैं जीव, वो इसलिए हमें दिखाई देते हैं क्योंकि वो जनन करते हैं। यदि वह जीव एकल होता तथा कोई भी जनन द्वारा अपने सदृश व्यष्टि उत्पन्न नहीं करता तो संभव है कि हमें उनके अस्तित्व का पता नहीं चलता। अब देखो जैसे कोई भी हम जैसे मान लें सजीव मान लें, ठीक है, जैसे हाथी है, ठीक है, ये एक ही होता तो ये एक हाथी की तो कुछ टाइम के बाद में मृत्यु हो जाती। तो हम क्या हाथी के बारे में पता चलता? नहीं पता चलता। तो ये हम उनके अस्तित्व का पता हमें कैसे चलता है? क्योंकि वो जनन करते हैं। किसी स्पीसीज में पाए जाने वाले जीवों की विशाल संख्या ही हमें उसके अस्तित्व का ज्ञान कराती है। तो देखो जनन क्यों करते हैं? क्योंकि उनका जनन से उनका अस्तित्व बना रहता है, यानी उनकी उत्तरजीविता बनी रहती है। हमें कैसे पता चलता है कि दो व्यष्टि एक ही स्पीसीज के सदस्य है? अब हमें ये कैसे पता चलता है दो व्यष्टि यानी जीव एक स्पीसीज के हैं, यानी एक ही जाति के? हमें कैसे पता चलता है? क्योंकि वो एक जैसे दिखाई देते हैं। सामान्यतः हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे एक समान दिखाई देते हैं, ठीक है। तो अतः जनन करने वाले जीव संतति का सर्जन करते हैं जो बहुत सीमा तक उनके समान दिखते हैं, ठीक है। अब ये समान तो दिखते हैं लेकिन बिल्कुल समान नहीं दिखते, इसमें लिखा है बहुत सीमा तक, ठीक है, लगभग समान दिखते हैं। आगे देखो क्या लिखा है? क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सृजन करते हैं? अब देखो अभी हमने पढ़ा है कि जीव जनन करते हो तो अपने समान संतति पैदा करते हैं। तो अभी इसमें लिखा है क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं? ये हम देखते हैं, ठीक है। तो वो किस प्रकार देखते हैं? देखो विभिन्न जीवों की अभिकल्प आकार आकृति समान होने के कारण ही वे सदृश प्रतीत होते हैं। अब देखो कोई भी जीव में सदृश कैसे दिखाई देते हैं? उनकी अभिकल्प यानी उनका डिजाइन कैसा है, आकार और आकृति। अगर दो जीवों की आकार आकृति और डिजाइन एक जैसे है तो भी हम उनको कह सकते हैं कि वो सदृश है। शरीर का विकल्प समान होने के लिए उनका ब्लूप्रिंट भी समान होना चाहिए। अतः अपने आधारभूत स्तर पर जनन जीव के अभिकल्प का ब्लूप्रिंट तैयार करता है, ठीक है। अब देखो जीव अपने विकल्प कैसे तैयार करता है, ठीक है, डिजाइन का ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करता है। देखो कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं कि कोशिका के केंद्रक में
पाए जाने वाले गुणसूत्रों के डीएनए, देखो डीएनए क्या होता है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल। तो डीएनए का पूरा नाम भी आ सकता है पेपर में कि डीएनए किसको बोलते हैं, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक अम्ल के अणुओं में आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। तो डीएनए में क्या होता है, आनुवंशिक गुणों का संदेश होता है। आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, आनुवंशिक गुण क्या होते हैं, वे गुण जो में जनकों से प्राप्त होते हैं, ठीक है, वे गुण जो संतति को किससे मिलते हैं, जनक से मिलते हैं। यानी देखो कोई बच्चा है, ठीक है, छोटा बच्चा है, जैसे मान लिया कोई बच्चा है, उसको वे गुण, ठीक है, जो किससे मिलते हैं, जनकों से। अब जनन कौन होंगे, माता पिता, ठीक है। अब कुछ गुण ऐसे हैं जो उसके उस बच्चे को किससे मिल रहे हैं, माता पिता से, तो उन गुणों को हम क्या बोलेंगे, आनुवंशिक गुण। गुणों का संदेश होता है जो जनक से संतति पीढ़ी में जाता है। कोशिका के केंद्र के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना निहित होती है। अब इस डीएनए में क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है, ठीक है। इस संदेश के भिन्न होने की अवस्था में बनने वाली प्रोटीन भी भिन्न होगी। अब देखो अगर ये संदेश भिन्न होगा जनक से तो क्या होगा, संतति जो बनेगी वो भी क्या होगी, भिन्न होगी। भिन्न प्रोटीन के कारण अंततः शारीरिक अभिकल्प में भी विविधता होंगी। देखो अगर ये संदेश में थोड़ी बहुत विभिन्नता होंगी तो क्या होगी, जो जनक का शारीरिक संरचना बनेगी उसमें भी विभिन्नता आएगी। तो ये समझ आ गया कि क्या जीव पूर्णतः अपनी प्रतिकृति का सर्जन करते हैं, तो पूर्णतः अपनी प्रतिकृति यानी फोटोकॉपी नहीं बनाते, ठीक है। तो थोड़ी बहुत इनमें विभिन्नता हो सकती है, वो किन जीवों में होगी ये हम आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखो, आगे क्या लिखा है, विभिन्नता का महत्व। अब देखो ये जो विभिन्नता आएगी वो उसका क्या महत्व है, अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं, ठीक है। और इसमें लिखा है जीवों की समष्टि। जीवों की समष्टि क्या है, मतलब होता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या। जनसंख्या क्या करती है, निकेत यानी स्थान ग्रहण करती है, ठीक है, अपना आवास ग्रहण करती है। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का अविरोध, ठीक है, डीएनए प्रतिकृति का अविरोध बोला, इसमें विरोध नहीं बोल रहे, यानी डीएनए प्रतिकृति हो रही है, ठीक है। जीव की शारीरिक संरचना व डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो डीएनए की प्रतिकृति होगी तभी क्या होगा, शरीर की शारीरिक संरचना व डिजाइन का निर्माण होगा जो उसे विशिष्ट निकेत के योग्य बनाती है। अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। देखो अगर ये विभिन्नता आएंगी, इससे क्या होगी, विभिन्नता ही, और वो उससे क्या करेगी, उस निकेत या फिर उस आवास में रहने के लिए योग्य बनाएगी। तो देखो अतः किसी प्रजाति की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है, परंतु निकेत में अनेक परिवर्तन आ सकते हैं, यानी निकेत यानी आवास या फिर कोई भी बाहरी वातावरण, ठीक है, आ सकते हैं जो जीवों के नियंत्रण से बाहर है, ठीक है। अब कोई भी परिवर्तन आ सकता है, उसका कंट्रोल अब जीव तो कर नहीं सकते, ठीक है। जैसे पृथ्वी का ताप कम अथवा अधिक हो सकता है, जल स्तर में परिवर्तन अथवा किसी उल्का पिंड का टकराना इसके उदाहरण। अब इन पे जीव का कोई कंट्रोल नहीं होता। इसके कुछ उदाहरण है, यदि एक समष्टि, ठीक है, यानी एक समष्टि यानी एक जीवों का क्या ग्रुप यानी पॉपुलेशन अपने निकेत के अनुकूल है तथा निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, ठीक है। देखो कोई भी समष्टि के एक जीव, कोई भी समष्टि एक वातावरण में रही है, ठीक है, उस वातावरण में मान लो एकदम से पृथ्वी का तापमान उस वातावरण में एकदम से ज़्यादा हो गया, तो ज़्यादा होते क्या होगा, वो उस अनुकूलन को नहीं झेल पाएंगे और उससे क्या होगा, उस पूरी समष्टि यानी फिर वो पूरा जीव ही नष्ट हो जाएगा। निकेत में कुछ उग्र परिवर्तन आते हैं, तो ऐसी अवस्था में समष्टि का समूल विनाश भी संभव है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस समष्टि यानी उस जीवों की पूरी पॉपुलेशन का क्या होगा, विनाश हो जाएगा। परंतु यदि समष्टि के जीवों में कुछ विभिन्नता होगी तो उनके जीवित रहने की कुछ संभावना है। अगर ये विभिन्नता कुछ जीवों में होगी, ठीक है, समष्टि में होकर कुछ एक दो जीवों में होगी, तो उसमें क्या होगी, कुछ जीव क्या होंगे उसमें अनुकूलन कर पाएंगे, उससे क्या होगी, जीवों की जीवित रहने की संभावना बढ़ जाएगी। अतः यदि शीतोष्ण जल में पाए जाने वाले जीवाणुओं की कोई समष्टि है तथा वैश्विक उष्मीकरण यानी ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, के कारण जल का ताप बढ़ जाता है, तो अधिकतर जीवाणु व्यष्टि मर जाएंगे। तो अधिकतर तो मर जाएंगे, परंतु उष्ण प्रतिरोधी क्षमता वाले कुछ परिवर्तन ही जीवित रहते हैं तथा वृद्धि करते हैं। देखो
अगर जीवों की उस सूक्ष्म जीवों क्या होती समष्टि होती और वहाँ पे क्या हो गया एकदम से तापमान बढ़ गया तो क्या होगा, पूरी समष्टि का विनाश हो जाएगा। अगर उसी टाइम अगर क्या होगा, उसी टाइम क्या होगा, अगर विभिन्नता क्या है वेस्ट यानी एक ही जीव में आती तो उसमें क्या होगा, कुछ तो जीव मर जाते लेकिन कुछ क्या होते उस प्रतिरोधी वाले थे वो जीवित रह जाते। इससे क्या होता है उसका अस्तित्व बना रहता। तो विभिन्नता क्यों जरूरी है, जीवों के अस्तित्व करने के लिए, ठीक है, अस्तित्व में रहने के लिए। अब आगे देखते हैं एकल जीवों में प्रजनन की विधि। अब देखो एकल जीव कौन से होते हैं, यानी जो एक ही कोशिका से बने होते हैं। ये देखो ईस्ट की वृद्धि व दूसरी क्रियाकलाप में कवक की वृद्धि, ठीक है, इसमें ऊपर दो क्रियाकलाप दिए गए हैं उसमें ईस्ट और कवक की वृद्धि के बारे में बताया गया है, ठीक है, पानी में रखकर। तरीके की तुलना कीजिए तथा ज्ञात कीजिए कि इनमें क्या अंतर है। इस चर्चा के बाद कि जनन किस प्रकार कार्य करता है, आइए हम जानें कि विभिन्न जीव वास्तव में किस प्रकार जनन करते हैं। विभिन्न जीवों के जनन की विधि उनके शारीरिक अभिकल्प पर निर्भर करती है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे जनन की विधि। तो जनन की विधि में हम सबसे पहले पढ़ेंगे विखंडन के बारे में, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या लिखा है, विखंडन। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है विखंडन यानी टूटना। देखो एक कोशिक जीव, ठीक है, हम किसकी बात करें, एक कोशिक जीव यानी वे जीव जिनका शरीर का निर्माण क्या है एक ही कोशिका से है। कोशिका में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। जैसे कोई एक जीव है उसमें क्या हो गया, कोशिका विभाजन हो गया, उससे क्या होगा, नए जीव की उत्पत्ति होती है। विखंडन के अनेक तरीके प्रक्षित किए गए हैं। अनेक जीवाणु तथा प्रोटोजोआ की कोशिका विभाजन द्वारा सामान्यतः दो बराबर भागों में विभक्त हो जाती है। अमीबा जैसे जीवों में कोशिका विभाजन किसी भी तल में हो सकता है। अब इससे आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।